Hello everyone, welcome to the new video lecture of mensuration 3D, that is sphere. As far as mensuration 3D has been concerned, we have already completed our few topics, that is cube and cuboid, and now we are going to resume our next important part, that is sphere. तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में जो कि स्फीयर है और मेंसुरेशन 3D के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है। रिमेंबर जब हम लोगों ने बात करी क्यूब और क्यूबॉइड की तो वहां पर हमने पहला जो डिस्कशन किया वो सरफेस एरिया का किया था। नेक्स्ट जो हमने डिस्कशन किया वो वॉल्यूम का किया और इसके साथ साथ हम लोगों ने डायगोनल की बात करी। ये तीन चीजें हम लोगों ने देखी थी। बट व्हेन टॉकिंग अबाउट द सरफेस एरिया तो यहाँ पर हमको दो चीजों का जिक्र करना है, दो चीजें हमें पढ़नी है जहां से क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पहला सरफेस एरिया है और दूसरा इसका वॉल्यूम है। तो अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पर जो हमारे पास पहला पार्ट है दैट इज सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला हो जाएगा दैट फॉर्मूला इज, वो फॉर्मूला आपका होता है 4πr²। दिस इज द फॉर्मूला। ये हमारा फॉर्मूला हो गया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का। एंड इसी तरीके से जब हम बात कर रहे थे क्यूब और क्यूबॉइड की तो आपको बोला था कि वहां पर दो हमको एरियाज पढ़ने हैं। द फर्स्ट वन इज टोटल सरफेस एरिया एंड द नेक्स्ट वन इज लेटरल सरफेस एरिया। लेकिन टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया के डिफरेंसेस पे गौर करिए कि वो डिफरेंस क्या था, कौन सी ऐसी चीज थी जिसकी वजह से टोटल सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया से अलग दिखता था या अलग होता था। बिल्कुल सही आपने पहचान लिया कि एक आपका टॉप होता था सीलिंग और दूसरा आपका बॉटम होता था फ्लोर। मतलब टॉप और बॉटम जब इंक्लूड होता था तो वो टोटल सरफेस एरिया बनता था और जब टॉप और बॉटम को आप एक्सक्लूड करते थे तब वो आपका कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया बनता था। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां स्फीयर की कंडीशन में कोई भी टॉप या कोई भी बॉटम नहीं होता, इसकी कोई भी सीलिंग या इसका कोई भी फ्लोर नहीं होता। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर सरफेस एरिया को एक ही सरफेस एरिया पढ़ते हैं, वो होता है टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया की कोई बात हम लोग नहीं करेंगे। उसका यही रीजन है कि यहाँ कोई भी टॉप नहीं है, कोई भी बॉटम नहीं है, इस स्फीयर का कोई पर्टिकुलर बेस नहीं है। तो इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया आपका टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा, which can be calculated using the formula 4πr²। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें अगले पार्ट की बात करें तो नेक्स्ट पार्ट इज अ वॉल्यूम। हमारे पास अगला जो पार्ट है वो वॉल्यूम का है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, हम वॉल्यूम के फॉर्मूले की बात करते हैं। जैसा कि आपको बताया था कि वॉल्यूम का सीधा मतलब ये होता है कि आप इसके अंदर पानी भरना स्टार्ट करेंगे और आप इसकी कैपेसिटी को मेजर करेंगे कि कितनी क्वांटिटी में ये किसी लिक्विड या किसी गैस को कंटेन कर सकता है। दिस कैपेसिटी इज टर्म्ड एज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जब आप फाइंड करते हैं तो वॉल्यूम को फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है दैट फॉर्मूला इज 4/3πr³। तो यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा। सरफेस एरिया और वॉल्यूम ये दो चीजें हैं जिससे क्वेश्चन फ्रेम ज्यादा होते हैं, तो ये दोनों ही फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों फॉर्मूले हो गए। अब हम आते हैं एक छोटे से क्वेश्चन की तरफ और हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया जाएगा कि a sphere having radius (8 centimeter) is melted to form several smaller spheres having radius 2 centimeter each. Find the number of spheres so formed। ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से है और ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम स्फीयर से जो क्वेश्चंस बनते हैं, अगर आप 4-5 एंट्रेंसेस दे रहे होंगे इन अ पर्टिकुलर ईयर तो आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा।
तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और डिस्कस करना जरूरी भी है। तो यहां पर आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन सेज अ स्फीयर हैविंग रेडियस 8 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। तो एक यहां पर वर्ड आया मेल्टेड, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मेल्टेड जब है तो इसका क्या मतलब होगा। एक स्फीयर है, उस स्फीयर को मेल्ट किया गया। तो यहां पर एक समझने वाली बात यह है कि जब आप किसी स्फीयर को मेल्ट करते हैं तो मेल्ट करने पे हम यहां पर किसी भी फिगर की बात करें तो फिगर दो तरीके का होता है। पहला फिगर हो जाएगा हमारा हॉलो और दूसरा हमारे पास हो जाएगा सॉलिड। तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज हॉलो, हॉलो क्या है, एक्चुअली कोई भी फिगर अगर हॉलो होता है तो वो अंदर से खाली होता है, अंदर से खोखला होता है। तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम खाली होता है। वॉल्यूम खाली होने का मतलब उसके अंदर स्पेस ऑलरेडी है, वो सिर्फ बाहर से आउटर कवरिंग है, तो वो हॉलो कहलाएगा। जैसे अगर हम बात करें हॉलो क्यूब, तो हॉलो क्यूब का मतलब ये हो गया कि एक क्यूब है जिसकी कवरिंग बाहर की जो है वो क्यूबिकल शेप की है और अंदर उसके जो स्पेस है वो खाली स्पेस है, फ्री स्पेस है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें हॉलो स्फीयर की, तो हॉलो स्फीयर इज जस्ट लाइक कि अंदर से वो खाली है। जैसा कि आपने देखा होगा कि आपने जो टेनिस बॉल देखी है, टेनिस बॉल से आप लोगों ने क्रिकेट खेला होगा बचपन में, तो टेनिस बॉल को जब हम कट करते थे तो कट करने पे हमारे पास जो अंदर का पोर्शन होता था वो खाली होता था। वो जो बॉल होती है उस बॉल को हम बोलते हैं हॉलोस्फीयर, वो हॉलोस्फीयर कहलाएगा। एंड इन द सिमिलर मैनर अगर आप क्रिकेट की बॉल को देखें जो लेदर की बॉल होती है, तो लेदर की बॉल को जब हम काटते हैं तो काटने के बाद अंदर का जो पार्ट होता है वो हॉलो नहीं होता, उसके अंदर जूट का कुछ मटेरियल होता है और वो पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करके रखता है। तो वो जो स्फीयर होगा दैट स्फीयर इज टर्म्ड एज सॉलिड स्फीयर। मतलब जब हमारे पास वॉल्यूम अंदर का खाली ना मिले तो वो कहलाता है सॉलिड, और जब हमारे पास अंदर का वॉल्यूम खाली मिले, अंदर स्पेस हो, खोखला हो, तो उसको हम बोलते हैं हॉलो। तो कोई भी फिगर दो तरीके का हो सकता है, ईदर हॉलो और सॉलिड। तो यहां पर हमारे पास दो तरीके के फिगर के साथ साथ अब जो इस क्वेश्चन में आपके पास वर्ड दिया गया है मेल्टेड, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है। जब आपके पास वर्ड यूज किया जाएगा मेल्टेड तो इसका मतलब सीधा ये हो जाएगा कि वो किसको पर्टेन कर रहा है, इट रिलेट्स टू सॉलिड। तो जब आप मेल्ट करोगे तो मतलब वो जो फिगर है वो फिगर आपका मिलेगा सॉलिड फिगर। अब बात ये है कि अगर कोई फिगर सॉलिड फिगर है तो सॉलिड फिगर को मेल्ट करने पे आपको उसका पूरा वॉल्यूम मिल जाएगा। इसको मैं इस तरीके से समझा देता हूं कि हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास कोई क्यूब है और इट्स क्वाइट बेटर कि आप ये मान लीजिए कि आप सबके घर में बटर यूज होता है। बटर का जो क्यूबॉइड शेप होता है, जब आप बटर को ओपन करते हैं, बटर के पैकेट को ओपन करते हैं और वो क्यूब निकलता है, ब्रिक निकलता है, या आइसक्रीम आपने खाई होगी, आइसक्रीम की ब्रिक जो होती है वो किस शेप में होती है, दैट इज ऑफ द शेप क्यूबॉइड, वो क्यूबॉइड शेप की होती है। तो जब हम उसको कट करते हैं, वो जब स्लाइसेस कट होती है तो कट होने के बाद अंदर से वो खाली नहीं निकलता, अंदर भी उसके आइसक्रीम होती है। इसी तरीके से बटर को कट करने पे अंदर भी हमको बटर मिलता है। तो ये एक हॉलो पार्ट नहीं है, ये एक सॉलिड पार्ट है। और ये जो पूरा वॉल्यूम है, आप ये मान लीजिए कि अगर हमने पूरे बटर के क्यूबॉइड को किसी कंटेनर में हमने उसको गर्म किया, गर्म करने के बाद क्या होगा कि वो जो क्यूबॉइड शेप था जो पैक होकर के आया था, जब आपने उसको मेल्ट किया तो मेल्ट करने पे वो जो क्यूबॉइड शेप था, जितना वॉल्यूम था, वो वॉल्यूम मेल्ट होकर के अब लिक्विड का फॉर्म हो जाएगा। उसको आप उस पर्टिकुलर फॉर्म को, उस लिक्विड को, बटर के लिक्विड को आप किसी भी शेप में फर्दर रीशेप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप उसको आइस ट्रे जो होती है जिसमें आप बर्फ जमाते हैं, उस आइस ट्रे में अगर आप भर करके जमा दें तो वो क्यूबिकल शेप का हो जाएगा। उसी बटर को अगर आप ग्लास में पलट लें तो वो एक सिलेंड्रिकल शेप हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास क्यूबॉइड था, ये क्यूबॉइड अपने आप में एक सॉलिड फिगर था। जब आप इसको कट कर रहे थे तो अंदर भी आपको मिल रहा था बटर, लेकिन जब आपने इसको मेल्ट किया तो मेल्ट करने के बाद आप हुआ ये कि आप इसको किसी भी शेप में रिकास्ट कर सकते हैं। आप इसको आइस ट्रे में रख करके जमा सकते हैं, वो क्यूब का फॉर्म हो जाएगा। आप उसको ग्लास के अंदर पुट कर सकते हैं, वो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फर्दर कई तरीके से उसको रीशेप कर सकते हैं। सिमिलरली इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोला जा रहा है स्फीयर हैविंग रेडियस 8 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म सेवरल स्मॉलर स्फीयर्स हैविंग रेडियस 2 सेंटीमीटर ईच। एक बड़े स्फीयर को मेल्ट किया गया और बड़े स्फीयर को मेल्ट करने के बाद
आपसे ये कहा गया कि हम लोग ऐसा करेंगे कि छोटे छोटे स्फीयर में अब हम इसको कास्ट करेंगे, छोटे छोटे स्फीयर्स बनाएंगे इसके। तो अगर छोटे वाले स्फीयर की रेडियस 2 सेंटीमीटर है और बड़े वाले स्फीयर की रेडियस 8 सेंटीमीटर है, तो बड़े वाले स्फीयर से छोटे वाले स्फीयर कितने बनेंगे? वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ स्फीयर्स सो फॉर्म्ड, जितने स्फीयर्स हमारे पास फॉर्म हो रहे हैं छोटे छोटे, बड़े स्फीयर से वो कितने होंगे। तो देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। इस चीज का ध्यान रहे कि जब बात मेल्टेड दी आएगी तो फिगर क्या होगा, सॉलिड होगा, और वहां पर हम वॉल्यूम को यूज कर रहे होंगे। तो इस कंडीशन में करना यह है कि यहां पर आप इस तरीके से देख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फीयर is equals to n times volume of स्मॉलर स्फीयर। ये हमारे पास स्टेटमेंट हो जाएगा। और इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हमारे पास एक लार्ज स्फीयर था, एक लार्ज स्फीयर को जब हमने मेल्ट किया तो मेल्ट करने के बाद हमारे पास कई सारे छोटे स्फीयर्स बनेंगे। तो वो जो कई सारे स्फीयर्स बनेंगे उसका नंबर हमको नहीं पता है, और नंबर नहीं पता तो हमने ये मान लिया कि वी हैव n डिफरेंट नंबर्स। हमारे पास n कुछ भी हो सकता है, n एक नेचुरल नंबर है, एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 10 हो सकता है, 25, 50, 100, वॉटएवर, कुछ भी वैल्यू आ सकती है। तो कितने स्फीयर बन रहे हैं वो n है, और यही हमको फाइंड करना है क्योंकि हमको ये वैल्यू पता नहीं है। हमसे पूछी गई है फाइंड द नंबर ऑफ स्फीयर्स सो फॉर्म्ड, नंबर ऑफ स्फीयर्स हमको निकालना है। तो ये जो नंबर ऑफ स्फीयर है ये क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब हम आते हैं वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फीयर की बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हम यहां पर वैल्यू लिखेंगे 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। क्यों कैपिटल आर लिखा? ये कैपिटल आर दिखा रहा है कि ये लार्जर स्फीयर का रेडियस है, बड़ा जो स्फीयर है उसका रेडियस है, और उसके बाद n हो जाएगा इनटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर का मतलब 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा। तो यहां पर गौर से देखिएगा कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आपको यहां पर जो स्टेटमेंट हम लिखने जा रहे हैं वो सिर्फ एक बार समझना है, इसको बार बार आपको रिपीट नहीं करना एग्जाम में, क्योंकि यहीं से आपको मिलने वाली है एक शॉर्ट ट्रिक, और वो ये है कि जब आप इसको देखेंगे तो आप यहां पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। इट मींस कि वी हैव कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल्स टू n इंटू स्मॉल आर क्यूब। एक चीज क्लियर है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो यहां से बेटा n की जो वैल्यू हो जाएगी वो वैल्यू हो जाएगी कैपिटल R अपॉन स्मॉल r का होल क्यूब। तो अपने आप में नंबर ऑफ स्फीयर निकालने के लिए हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, दैट इज कैपिटल R अपॉन स्मॉल r का होल क्यूब। ये आपको याद रखना है, इसी फॉर्मूले से हम लोग आसानी के साथ नंबर ऑफ स्फीयर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर आते हैं, ये फॉर्मूला हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और देखते हैं कि कितने स्फीयर्स बनेंगे इस वाले क्वेश्चन में। सो लेट्स स्टार्ट। n इज इक्वल्स टू हमारे पास कैपिटल R। कैपिटल R की वैल्यू जो हमारे पास है दैट इज 8 सेंटीमीटर। ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, वैल्यू पुट कर दी 8 डिवाइड बाई स्मॉलर जो रेडियस हो जाएगी वो स्मॉलर रेडियस कितनी है, 2 है। हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी 2, इस पे लगा देंगे होल क्यूब। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो n इज इक्वल्स टू 4 का होल क्यूब विच इज इक्वल्स टू 64। तो एक चीज क्लियर हो गई कि 64 नंबर ऑफ स्फीयर्स बनेंगे। 64 स्फीयर्स बनेंगे किससे? छोटे स्फीयर्स बनेंगे ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ अ स्फीयर हैविंग रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो एक ऐसा स्फीयर जिसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर थी उसको मेल्ट किया गया, मेल्ट करने के बाद छोटे स्फीयर्स बनाए गए और छोटे स्फीयर्स की रेडियस 2 सेंटीमीटर थी। ऐसे टोटल 64 स्फीयर्स बनेंगे हमारे पास। लेकिन इस क्वेश्चन में हम ये मान के चलते हैं या अज्यूम करके चलते हैं कि जो भी मटेरियल हमारा मेल्ट हुआ, मेल्ट होने के बाद हो ये रहा है कि इस कंडीशन में जो भी मटेरियल है वो वेस्ट नहीं होगा, ये अजम्पशन होता है हमारा। हालांकि आइडियली ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी चीज को मेल्ट करके रिकास्ट करें और हमको उतना ही वॉल्यूम मिले जितना पहले था। तो ऐसी कंडीशंस में मैथमेटिकली हमारा ये अजम्पशन होता है कि कोई भी वेस्टेज नहीं हुई है। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन को मुश्किल बनाने के लिए वो ऐसा करते हैं कि आपको वेस्टेज दे देंगे कि इतना वेस्ट हुआ है, तो आप क्या करोगे कि टोटल वॉल्यूम में से उस वेस्टेज को पहले माइनस कर दोगे। आप
तो जो बचेगा वॉल्यूम वो एक्चुअल वॉल्यूम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट स्फीयर। इसमें आपको दो ही चीजें पढ़नी थी, पहला आपका जो था वो सरफेस एरिया था, दूसरा जो आपका था वो वॉल्यूम था। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ये दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं और स्फीयर के पॉइंट ऑफ व्यू में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। जो भी पॉसिबिलिटीज थी वो यहीं से थी। अगली वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपने स्फीयर को कंटिन्यू करिए। तब तक के लिए गुड बाय।